प्रिय प्रतिभागियों, बीपीएससी परीक्षा की ताल ठोंकने वाले महारथियों, स्वागत है आपका अफसरनामा के दूसरे भाग के दूसरे सेगमेंट में। अफसरनामा का दूसरा भाग में हमने आपको बताया था कि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो कुछ गुणों का विकास अपने अंदर कर लेना है, और उनमें हमने बताया था कि आपका मजबूत इच्छा शक्ति यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, कठिन परिश्रम हार्ड वर्किंग करने के लिए आप तैयार रहिए, आपका तैयारी जो होना चाहिए वो सही दिशा में होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में। फिर ये तैयारी जो होना चाहिए वो निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए, और आपको अनुशासन में रहना है, रूटीन बनाकर पढ़ना है, और समर्पण चाहिए। और समर्पण के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करना एक आर्ट है, और आर्ट ऑफ सक्सेस में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए और अपने आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए या फिर वैसे इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए जहां लोग हमेशा कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, सिविल सेवा के बारे में सोचते हैं, उसकी बात करते हैं, उसी को खाते पीते सोते जागते सब उसी का। तो उस इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो जाइए, तो वहाँ आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और इसके बाद हमने बताया था कि आपको सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए कंसेप्ट मजबूत करना होगा, और कंसेप्ट मजबूत करने के लिए समग्रता में अध्ययन जरूरी है। और उसी के साथ साथ जो आर्ट ऑफ सक्सेस की मैंने बात किया, तो बहुत ज़्यादा विद्वान होना अलग बात है और परीक्षा को क्रैक करना अलग बात है, और इसलिए मैंने ट्रिक की भी बात किया था। तो अफसरनामा सीरीज का जो दूसरा सेगमेंट है, जो दूसरा सीरीज है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। और इस सीरीज के अंतर्गत अफसरनामा सीरीज का दूसरे भाग के दूसरे सेगमेंट अर्थात अफसरनामा 2A के अंतर्गत हम बात करेंगे बीपीएससी पीटी में किस चैप्टर या किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने अफसरनामा 3 में यह बताया था कि बीपीएससी कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछता है। पिछले 10-11 बीपीएससी का मैंने सम्यक विश्लेषण किया था, और विषयवार प्रश्नों की सूची 60वीं 62वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ वहाँ तक हमने विश्लेषण प्रस्तुत किया था। आज मैं बात करूँगा कि इन सारे विषयों में से जो इनके टॉपिक है, जो चैप्टर है, उन चैप्टर में से कौन से चैप्टर से बारंबार सवाल पूछे जाते हैं, अधिक सवाल पूछे जाते हैं, और उस चैप्टर को यदि टारगेट किया जाए तो निश्चित तौर पर जिस हम आर्ट ऑफ सक्सेस की बात कर रहे हैं उस कला को अपनाकर आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। फिलहाल आपके सामने जो चुनौती है वो बीपीएससी पीटी क्रैक करने की है। यदि आप बीपीएससी पीटी क्रैक कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, बहुत सारे आयाम खुल जाते हैं मेंस परीक्षा की तैयारी करने का, और मेंस परीक्षा की भी अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो फाइनली ऑफिसर आप ही बनते हैं। तो बीपीएससी पीटी में किस चैप्टर और किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें हम टॉप 3 चैप्टर इन एवरी सब्जेक्ट यानी प्रत्येक विषय से 3 महत्वपूर्ण जो जहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं यानी टॉप 3 चैप्टर्स की भी बात करेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है, बीपीएससी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को ये कम से कम पता होना चाहिए कि आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मैंने अफसरनामा सीरीज के दूसरे भाग में यह बताया था कि आपको अगर तैयारी करना है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना है, नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना है तो उसके लिए आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। उसका सिलेबस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जिस पुस्तक में आपको वो सिलेबस मैच करता है वो मटेरियल सामग्री होना चाहिए। तो सिलेबस और जो PYQs है इसका अध्ययन करने के बाद ये पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट ऐसा है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं उसी पर बात करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अफसरनामा सीरीज का ये जो दूसरा भाग है, तो दूसरा भाग में हम बात करेंगे टॉप 3 चैप्टर्स, टॉपिक इन एवरी सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन कौन सा है इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, पहले सीरीज में, सीरीज 3 में काफ़ी हमने विस्तार पूर्वक बताया था। तो इतिहास है, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, बिहार विशेष, समसामयिकी और गणित। तो गणित में तो चैप्टर की कोई बात नहीं, हालांकि यहाँ भी आप विशेष चैप्टर पर फोकस कर सकते हैं, नंबर सिस्टम्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह, तो एक बेस बन जाता है मैथ का जो आधारभूत चीज़ कही जाती है। परंतु मैं यहाँ से बात करूँगा बाकी के 7 चैप्टर पर। तो 7 चैप्टर में हम इतिहास में
चूंकि इतिहास को भी अब 3 भाग में बांट सकते हैं, बड़ा विषय है, इससे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, प्रत्येक से हम टॉप 3 चैप्टर की मैं बात करूंगा, 3 3 3, ठीक है। उसी तरह भूगोल से भी मैं टॉप 3 चैप्टर की बात करूंगा जहां से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। राज्य व्यवस्था से भी 3, यहाँ से भी 3। सामान्य विज्ञान भी चूंकि बड़ा विषय है और इसके भी 3 सेगमेंट होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो प्रत्येक से मैं 3 टॉप चैप्टर की बात करूंगा, ठीक है। फिर बिहार विशेष है, बिहार विशेष से भी 3 चैप्टर की बात करूंगा। और करंट अफेयर्स है, यहाँ भी 3 से लेके 6 चैप्टर तक मैं बात करूंगा जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। गणित को भी रहने देंगे, गणित के लिए हम अलग से स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो 12 3 15, 3 18, 18 और 9 27, 3 30 और 6 36, एक तरह से 36 टॉपिक पर हम बात करेंगे। और मेरा जो आगे का क्लास होगा, अभी तो मार्गदर्शन वीडियो चल रहा है, एक तरह से गाइडेंस वाला प्रोग्राम चल रहा है, एक सीरीज और गाइडेंस का आएगा, उसके बाद मैं टॉपिक पर पढ़ाना शुरू करूंगा। तो इन्हीं टॉपिक से जो टॉप 3 टॉपिक है उसी टॉपिक पर हम क्लास आयोजित करेंगे, ताकि विद्यार्थियों को अंतिम समय में जो 40 दिन बच रहे हैं, इस 40 दिनों में मुकम्मल तैयारी हो सके और हमारे जो क्लास वीडियो है उससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इतिहास पर। तो इतिहास में इतिहास के भी 3 खंड हैं। तो सबसे पहला खंड जो है प्राचीन भारत है। तो प्राचीन भारत के बारे में ही बात कर लेते हैं कि टॉप 3 जो चैप्टर है वो कौन कौन से हैं। तो अगर बात करें तो पहला जो चैप्टर आता है जहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं, और वो है मौर्य काल। अर्थात अगर मौर्य काल को बढ़िया से कंप्लीट कर लिया जाए तो आपका बीपीएससी में यहाँ से अच्छा नंबर मिल सकता है। अगर मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में पिछले 10 बीपीएससी में 15 सवाल पूछे गए हैं। 10 बीपीएससी हमने कब से लिया है, तो ये आपका 60वीं 62वीं से लेकर 70वीं का जो री एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ तक हमने 10 बीपीएससी में से ये देखा कि किस चैप्टर से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। और उनमें से जो टॉप चैप्टर था, एक तरह से हॉट चैप्टर कह सकते हैं, तो हॉट चैप्टर से हमने देखा कि 10 बीपीएससी में, पिछले 10 बीपीएससी में 70वीं से अगर पीछे चले तो 60वीं 62वीं तक मौर्य काल से 15 सवाल पूछे गए हैं। तो ये सर्वाधिक टॉप चैप्टर है। अगर इसी तरह हम दूसरा चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में जो आता है वो आता है बौद्ध एवं जैन। तो बौद्ध एवं जैन जो कि एक तरह से धार्मिक जागरण था, धार्मिक जागरण का काल था। बौद्ध एवं जैन ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल था और ये द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। तो बौद्ध और जैन टॉपिक से पिछले 10 बीपीएससी में कितने सवाल पूछे गए हैं, तो 11 सवाल पूछे गए हैं। 11 सवाल। ये प्राचीन भारत का टॉप 3 चैप्टर को मैं बात कर रहा हूँ और इन्हीं टॉप 3 चैप्टर पर मैं क्लास लेने का प्रयास करूँगा। 36 टॉपिक मैं जो आपको गिना रहा हूँ उनमें से कोशिश करूँगा कि कम से कम 18-20 टॉपिक पर आपको सारगर्भित क्लास आपको उपलब्ध कराऊँ, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें प्राचीन भारत में तीसरे नंबर पर, तो ये है उत्तर गुप्त काल। यानी गुप्त काल के बाद जो बिखराव देखने को मिलता है प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ से पिछले 10 बीपीएससी में 10 सवाल पूछे गए हैं। तो ये प्राचीन इतिहास की बात हुई। अब अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में पिछले 10 बीपीएससी में, इतिहास के मध्यकालीन भारत में पिछले 10 बीपीएससी में अगर बात करें तो सल्तनत काल से अधिक सवाल पूछे गए हैं। सल्तनत काल अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि ये 1206 ईस्वी से लेकर जो 1526 ईस्वी तक जो इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो वहाँ तक का काल जो है, यानी जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। हालांकि इसके जो वास्तविक संस्थापक वो इल्तुतमिश को माना जाता है। तो यहाँ पर 5 राजवंशों ने शासन किया।
सबसे पहले गुलाम वंश, हालांकि इसको गुलाम वंश नहीं कहा जाना चाहिए, यहाँ भी कई राजवंश थे, प्रत्येक राजवंश के जो राजा थे एक दूसरे के गुलाम थे, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, तो ये 5 वंश जो है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो पिछले 10 बीपीएससी में 17 सवाल पूछे गए हैं, 17 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। अगर मध्यकालीन भारत के टॉप सेकेंड चैप्टर की बात करें, टॉप दूसरा चैप्टर की बात करें, तो वो आता है मुगल काल। तो मुगल काल से, अब मुगल काल में तो ये एक ही राजवंश का शासन रहा, लेकिन इसमें शासन किसने क्या किया, तो बाबर ने मुगल काल की स्थापना किया था। और बाबर से लेके उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, और उसके बाद बहुत सारे बहादुर शाह से लेकर उसके जो प्रवर्ती मुगल हैं तो वो। तो यहाँ से पिछले 10 बीपीएससी में 12 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर टॉप 3, अगर मध्यकालीन भारत मिडाइवल इंडिया की बात करें तो तीसरे नंबर पर जो चैप्टर आता है तो वो भी मध्यकालीन लेखक, ये एक अलग चैप्टर के रूप में इसको हम रख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो मध्यकालीन लेखकों द्वारा जो पुस्तक लिखे गए थे तो वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको एक समराइज वे में देखकर जो भी पुस्तकें हैं, चाहे वो किताबुल हिंद हो, तहकीके हिंद हो अल-बुरूनी का, या फिर मोहम्मद सिराज का, जो भी पुस्तकें हों मध्यकालीन भारत का, तो वहाँ से उसको एक संग्रह देखना जरूरी होता है। तो पिछले 10 बीपीएससी में ये 10 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। अब चलिए आधुनिक भारत का इतिहास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने सवाल इतिहास में पूछे जाते हैं उनमें से लगभग 60% सवाल, 60% सवाल जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ से अधिक सवाल रहेंगे, ठीक है। तो अगर आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक भारत की शुरुआत कब से माना जाता है, तो मुगल साम्राज्य का जब पतन प्रारंभ हो गया था, खास करके 1707 ईस्वी से जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ था, तब से आधुनिक काल माना जाता है। तो आधुनिक काल से लेके उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह सारे इसी में आते हैं। तो आधुनिक काल से अगर देखा जाए तो जो सवाल पूछे गए हैं, तो सबसे अधिक जो सवाल पूछा गया है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगर हम सवाल देखें तो आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि कितने सवाल पूछे गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगर देखा जाए तो कुल मिला के 50 सवाल पूछे गए हैं। तो इसी से इसकी अहमियत समझ में आती है कि कितना ये हॉट टॉपिक है, कितना ये हॉट चैप्टर है, जहाँ से हमेशा बार बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा सब्जेक्ट का, तो विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन काल में जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और संगठन बने थे, विभिन्न संस्थाएं और संगठन जो बने थे, तो जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तो इस प्रकार के जो संस्थाएं बने थे, तो वहाँ से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको हमने दूसरे नंबर पर रखा है। ये सारे संगठन और संस्थाओं का एक अगर लिस्ट बना के एक बार याद कर लिया जाए, कोड बना के या किसी भी तरीके से मेमोराइज कर लिया जाए, तो निश्चित तौर पर बीपीएससी में जो सवाल आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल जो है एकदम सटीक आंसर वहाँ से पता चलेगा। और ये आपका प्लस पॉइंट होता है, बोनस पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजिंग सवाल होता है। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 लाइनर सवाल भी अगर आप गलती करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों में गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से पिछले 10 बीपीएससी में 24 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा देखें, तीसरे नंबर पर देखें आधुनिक भारत से, तो तीसरा जो चैप्टर आता है वो प्रेस, पत्रकारिता और पुस्तक से, जो प्रेस का विकास हुआ, जो कई तरह के पत्रकारिता का उस समय दौर था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कुल मिला के आपको 20 सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 बीपीएससी में, यानी औसतन प्रत्येक बीपीएससी में 2 सवाल करके यहीं से आए हैं। तो ये 3 जो है टॉप है। हालांकि आधुनिक भारत चूँकि बहुत अधिक सवाल पूछता है तो यहाँ 3 तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि चौथा और पांचवा भी देख लेते हैं। तो चौथे नंबर पर जो है वो गवर्नर जनरल, भारत में जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे, अंग्रेजी गवर्नर जनरल और उसके कार्य यहाँ से 18 सवाल पूछे गए हैं। ठीक उसी प्रकार अगर देखें तो
आगे क्रांतिकारी गतिविधियां, जो भारत में एक बार क्रांतिकारी गतिविधि का दौर आया था जिसमें खुदीराम बोस, भगत सिंह, क्रांतिकारी गतिविधियों से यहाँ से देखा जाए तो कुल मिला के 17 सवाल पिछले 10 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉप 3 चैप्टर को अगर देख लिया जाए तो निश्चित तौर पर हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। और अगर पूरे इतिहास का टॉप 10 चैप्टर की बात करें तो टॉप 10 चैप्टर की बात करें, चूँकि टॉप 10 चैप्टर्स को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास एक बड़ा विषय है और बड़ा विषय है, और यहाँ पर जिस तरह से हमने कैटेगराइजेशन किया तो उसमें यह देखा जाना ज़रूरी है कि पूरे अगर ऑल ओवर इतिहास को देखें तो कौन कौन से चैप्टर से अधिक सवाल पूछे गए हैं। तो पहला देखिए, जैसा कि आपने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछा गया है, 50 सवाल है। ये आधुनिक भारत का चैप्टर है। फिर दूसरा भी आधुनिक भारत का चैप्टर है, विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन, जहाँ से 24 सवाल पूछे गए हैं। फिर तीसरा चैप्टर भी आधुनिक भारत से ही है, जहाँ से 20 सवाल पूछा गया है, प्रेस, पत्रकारिता एवं पुस्तकें। ठीक है, फिर जो है चौथा अगर बात करें तो गवर्नर जनरल एवं उसके कार्य, ये भी आधुनिक भारत से है। मतलब लगातार ये 5वां क्रांतिकारी गतिविधियां और 6ठा ब्रिटिश अधिनियम, ये लगातार जो टॉप 6 चैप्टर है वो आधुनिक भारत से है। तो कहने का मतलब है कि आप आधुनिक भारत पर अधिक फोकस कर सकते हैं, और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आधुनिक भारत ही सिर्फ पढ़ लीजिए, मैं ये कहना चाहूँगा। हालांकि अभी तो रिवीजन का समय है, तो रिवीजन भी ज़्यादा करना है तो आधुनिक भारत का ज़्यादा करना है। उसके बाद बाकी शेष अगर 4 देखें तो मध्यकालीन भारत का एक सल्तनत काल है जहाँ से 17 सवाल पूछे गए हैं। ठीक उसी प्रकार मौर्य काल जो कि प्राचीन भारत से है, 15 सवाल। ठीक उसी प्रकार जनजाति किसान आंदोलन, देखिए फिर ये आधुनिक भारत से आ गया, ये 15 सवाल पूछा गया है। और फिर 10 नंबर में मुगल काल, जहाँ से 12 सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 बीपीएससी में। तो ये इतिहास का टॉप जो है 10 चैप्टर है, इसको आप देख सकते हैं, और यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि इस पर आपके लिए क्लास आयोजित करूं। ठीक है, अब चलिए दूसरा भूगोल में आते हैं। भूगोल, अब भूगोल में क्या है कि विश्व का भी भूगोल रहता है, भारत का भी भूगोल रहता है, और इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी रहता है। बिहार का भी भूगोल रहता है, परंतु उसको हम बिहार विशेष के अंतर्गत हम लेते हैं। तो अगर भूगोल की बात किया जाए तो भूगोल में सबसे हॉट जो चैप्टर है, हॉट जो टॉपिक है, तो उसमें खनिज संसाधन का नाम पहला आता है। खनिज संसाधन जो भूगोल का है, वहाँ से सर्वाधिक बार सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में, और पिछले 10 बीपीएससी में 19 सवाल पूछे गए हैं। दूसरा नंबर पर जो आता है नदियों पर बंधे बांध, नदियों के किनारे बसे नगर, यहाँ से पिछले 10 बीपीएससी में 18 सवाल पूछे गए हैं। फिर जो है तीसरे नंबर पर जनसंख्या भूगोल या फिर जनगणना, यहाँ से भी 18 सवाल पूछे गए हैं। तो ये टॉप 3 सब्जेक्ट है भूगोल से। 1-2 सब्जेक्ट और भी आप देख सकते हैं जिसका कि अध्ययन जरूरी है या जो आपके लिए आसान हो उसको कर सकते हैं। भूगोल से भी अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। अब चलिए बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की अगर बात करें तो यहाँ से पहला नंबर जो है जहाँ से सर्वाधिक सवाल राज्य व्यवस्था में पूछे गए हैं इंडियन पॉलिटी में, वो है भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है और जो अनुसूची है, अनुच्छेद, अनुसूची और जो संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये भाग जो है, तो इनमें से 50 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है, तो इसको याद कर लेना है, इसको दृष्टिपात कर लेना है। और जो महत्वपूर्ण संशोधन है 25 संशोधन के आसपास है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको याद कर लेना है। इसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा आगे अगले क्लास में, जब मैं राज्य व्यवस्था क्लास लूँगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, कौन से महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं और कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसे कि बार बार बीपीएससी में या और अदर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसको आप बढ़िया से देख लेंगे। तो यहाँ से पिछले 10 बीपीएससी को देखा जाए तो 24 सवाल पूछे गए हैं। बड़ी भारी सवाल यहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी मात्रा में सवाल पूछा जाता है, और अगर आपकी तैयारी है तो निश्चित तौर पर यहाँ से आप सवाल का जवाब सहज रूप से दे सकेंगे। उसके बाद अगर दूसरा टॉपिक की बात करें, सेकेंड टॉपिक की बात करें, तो संसद या फिर विधायिका, संसद या विधायिका से कुल मिला के 18 सवाल पूछे गए हैं।
तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो पंचायती राज, पंचायती राज जो टॉपिक है यहाँ से 13 सवाल पूछे गए हैं। और एक चौथा नंबर भी ले लेते हैं, उसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। खास करके पॉलिटी में जो सवाल पूछा जाता है वो जो फेडरल नेचर के होते हैं, जिसमें संघात्मक ढांचा मौजूद रहता है, तो वहाँ से अधिक सवाल पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति से 12 सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉप 3 टॉपिक ये हुआ जिसको कि पढ़ लेना जरूरी है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था यूँ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से थोड़ा कम प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी से, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी तैयारी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई विद्यार्थियों का ये रहता है कि भाई मटेरियल नहीं मिलता है, कई बार इसके टीचर नहीं मिलते हैं। और आमतौर पर बीपीएससी वगैरह की तैयारी करने वाले सब नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। तो फिर भी मैं सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि कुछ मैं 3 टॉपिक बता रहा हूँ, उसको देख लेना है। तो अभी हालिया दिनों में जो सबसे हॉट टॉपिक रहा है इकोनॉमिक्स का, वो आर्थिक सर्वेक्षण रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण से पिछले 10 बीपीएससी में ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण विशेषकर ये जो केंद्र सरकार का सर्वेक्षण है और बिहार सरकार का सर्वेक्षण है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, यहाँ से जो सवाल पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स से, तो कुल मिला के पिछले 10 बीपीएससी में 21 सवाल पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में चूँकि लगभग अमूमन 8 से 10 सवाल रहते हैं, और उसमें से पिछले 10 बीपीएससी में 21 सवाल यहीं से पूछा गया है, यानी प्रत्येक बीपीएससी में 2 सवाल आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से पूछा गया है। दूसरे नंबर का अगर हॉट टॉपिक की बात करें तो दूसरा जो है वो योजना आयोग और नीति, यानी जो भारत में जो आयोजना है, आयोजना या आर्थिक नियोजन जिसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है, तो पहले योजना आयोग था, योजना आयोग, और उसके बाद अभी क्या है, तो अभी नीति आयोग है। तो नीति आयोग, तो इस चैप्टर से दूसरे नंबर पर इसको हम रखते हैं, क्योंकि यहाँ से उसके बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके बाद सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं। और कितने सवाल पूछे गए हैं, तो 15 सवाल पूछे गए हैं 60वीं 62वीं बीपीएससी से लेके 70वीं री एग्जाम तक। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर जो टॉपिक है वो मुद्रा एवं बैंकिंग है, जहाँ से कि 11 सवाल पूछे गए हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग, यहाँ से 11 सवाल पूछे गए हैं। यूँ तो इकोनॉमिक्स में बहुत कम ही टॉपिक है, 12-15 टॉपिक है जिसको पढ़ना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी सवाल हो सकते हैं, परंतु ये जो 3 टॉपिक है उसको प्रमुखता से पढ़ा जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से सवाल नहीं छूटेगा। चलिए अब सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य विज्ञान भी 3 भाग में हम इसको बांट सकते हैं, हालांकि मुख्य रूप से इसको 2 ही भाग में बांट सकते हैं। सामान्य विज्ञान को हम पहले 2 भाग में बांटेंगे, एक तो है फिजिकल साइंस, एक फिजिकल साइंस है, और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के भी फिर 2 भाग हैं, पहला है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस में मेनली जीव विज्ञान है, हालांकि इसको भी 2 भाग में अगर बांटना चाहें तो बांट सकते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान को देखते हैं कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स से कितने सवाल पूछे जाते हैं। एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, यानी 2 मिला के यहाँ लगभग जो है 50% सवाल रहते हैं, और 50% जो है अकेले बायोलॉजी से रहता है, यानी बायोलॉजी को ज़्यादा प्रमुखता देना है। तो भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक जो सवाल पूछे गए हैं वो भौतिक विज्ञान का सबसे पहला जो टॉपिक है वहीं से पूछा गया है। और इसको अगर पढ़ लिया जाए, मैं आपको दावा करता हूँ कि महज एक क्लास में मैं इस टॉपिक को इस तरह से तैयारी करवा दूंगा कि कभी नहीं भूलेंगे। तो जब मैं वो चलूँगा तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है। और वो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक एवं बीमा, जो फिजिक्स का पहला टॉपिक है। और इस पहला टॉपिक से ही बीपीएससी सर्वाधिक सवाल पूछती है। और इस सवालों की संख्या देखें तो पिछले 10 बीपीएससी में फिजिक्स के इस टॉपिक से, यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक से 16 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर की अगर बात करें, फिजिक्स का दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रकाश, यानी लाइट। तो प्रकाश से पिछले 10 बीपीएससी में 15 सवाल पूछे गए हैं। और अगर तीसरे टॉपिक की बात करें तो विद्युत,
विद्युत यानी इलेक्ट्रिक से या इलेक्ट्रिसिटी से तीसरे नंबर का सवाल पूछा गया है। और ये कितना सवाल पूछा गया है? तो 10 सवाल पूछा गया है। तो इस तरह से ये भौतिकी में इस तरह का 3 जो टॉप या हॉट टॉपिक है वो इस तरह से है। अब आइए रसायन की बात करते हैं, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की बात करते हैं। और केमिस्ट्री में भी अगर हम टॉप जो टॉपिक की बात करें तो वो इस प्रकार से होगा। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, है ना। महत्वपूर्ण जो रासायनिक है, चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो या सिनेवार हो या सोडियम क्लोराइड हो, या ऐसे जो मानव के लिए, मानव जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। यहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 बीपीएससी में? तो कुल मिला के 20 सवाल पूछे गए हैं, यानी 2 सवाल प्रत्येक बीपीएससी के दर से यहाँ पर पूछा गया है। दूसरे नंबर पर अगर केमिस्ट्री की टॉपिक की बात करें तो कार्बन और इसके अपर रूप, कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स, कार्बन एवं इसके अपर रूप, यहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं? तो यहाँ से पिछले 10 बीपीएससी में 10 सवाल पूछे गए हैं। और उसी प्रकार से अगर तीसरा हॉट टॉपिक की बात करें तो परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पिछले 10 बीपीएससी में 10 सवाल पूछे गए हैं। तो परमाणु संरचना भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इन सब पर मैं क्लास कराऊंगा। तो ये केमिस्ट्री का ये हाल है। और ये 3 टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आइए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंतर्गत चूँकि यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, एंटायर साइंस में सबसे अधिक सवाल बायोलॉजी से पूछा जाता है, तो बायोलॉजी में कुछ हम ज़्यादा भी टॉपिक को देख सकते हैं। तो पहले चलिए, तो जो पहला जो हॉट टॉपिक है बायोलॉजी के अंतर्गत जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो है, पहला जो है वो है मानव रोग एवं इसके कारण। मानव रोग, मानव में बहुत प्रकार के रोग होते हैं, तो उसके कारण क्या है? कई प्रकार के डिजीज होते हैं, कुछ संक्रामक डिजीज होते हैं, कुछ जो है डिफिशियंसी डिजीज होते हैं, कोई जो है जो डिजेनरेटेड डिजीज होते हैं, है ना, ह्रासित रोग जिसको कहते हैं। तो यहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछा गया है और 20 सवाल पूछे गए हैं। कितने सवाल? पिछले जो 10 बीपीएससी है उसमें 20 सवाल यहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा चैप्टर की बात करें तो जीव जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है, जीव जंतुओं का वर्गीकरण, जीव जंतुओं का जो वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल पूछे जाते हैं? तो पिछले 10 बीपीएससी में 16 सवाल पूछा गया है जीव जंतुओं के वर्गीकरण से। फिर तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर में जो सबसे अधिक सवाल पूछा गया है वो पोषण से पूछा गया है। पोषण, पोषण का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में जो पोषण मिलता है, यानी एक तरह से बैलेंस डाइट मिलता है। तो बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है? तो आप देखिए, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आएगा, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे शरीर के लिए आवश्यक है प्रोटीन, उसके बाद वसा, उसके बाद विटामिन, उसके बाद मिनरल, ठीक है, उसके बाद जल, उसके बाद फाइबर, ठीक है, फाइबर। तो ये जो चीज़ें हैं, तो यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया। और कितना प्रश्न पूछा गया है? तो यहाँ से भी 16 सवाल पिछले 10 बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉप 3 टॉपिक्स हैं। परंतु यदि साइंस में, एंटायर साइंस में पूरा जो है टॉप 10 अगर टॉपिक को देखें तो ये इस प्रकार से होगा। पूरा अगर जनरल साइंस को देखें तो मानव रोग एवं इसके कारण, मानव रोग एवं इसके कारण में 20 सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 बीपीएससी में। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, ये केमिस्ट्री का है, पहला बायोलॉजी का था ये केमिस्ट्री, यहाँ से भी 20 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर पादप जंतु का वर्गीकरण, यहाँ से 16 सवाल पूछे गए हैं, बायोलॉजी का टॉपिक है। फिर पोषण, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब की जो बात की हैं, ये जो है आपका बायोलॉजी से है, 16 सवाल पूछे गए हैं। फिर 5वें नंबर पर मात्रक एवं विमा, फिजिक्स का है, यूनिट एंड डायमेंशन, यहाँ से 16 सवाल पूछे गए हैं। फिर प्रकाश, लाइट से सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं, फिजिक्स से 15 सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 बीपीएससी में। फिर
इसी प्रकार अब केमिस्ट्री का एक टॉपिक आ गया, अम्ल, क्षार एवं लवण, तो यहाँ से 14 सवाल पूछे गए हैं। फिर कोशिका से 12 सवाल पूछे गए हैं, ये बायोलॉजी का है। फिर जो है कार्बन एवं इसके अपर रूप, केमिस्ट्री है, यहाँ से आपका 10 प्रश्न पूछा गया है। और रेडियो सक्रियता, ये फिजिक्स का कहें या केमिस्ट्री का कहें, दोनों में आता है, तो 10 सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरह से ये जो टॉप 10 टॉपिक है साइंस का, वो इस प्रकार से है। जो बड़ा बड़ा विषय है उसमें हमने कैटेगराइजेशन करके बताया था, हिस्ट्री में भी बताया था, और ये जनरल साइंस में भी 10 टॉपिक को आप देख लीजिए। ये यहाँ से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अब आ जाइए बिहार विशेष की बात करते हैं। तो बिहार विशेष का क्या सीन है? तो बिहार विशेष में तो एक तरह से कहिए बहुत छोटा सा सेगमेंट है, और इसकी तैयारी करके बहुत अच्छा खासा नंबर लाया जा सकता है। इसलिए हमारा परीक्षार्थियों से विशेष आग्रह रहेगा कि बिहार विशेष की तैयारी अंतिम समय में भी किया जा सकता है। यानी लास्ट टाइम में भी आप 10-15 दिन अगर इसमें पढ़ लेते हैं तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। मुझे याद है कि किसी भी राज्य विशेष का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है उस राज्य का जो प्रश्न होता है काफ़ी होता है। मैं जेपीएससी का एक एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था, तो ऐसे ही चला गया था, कोई तैयारी नहीं था। तो मुझे ट्रेन पर एक और कैंडिडेट मिला जो कि जेपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था, दिल्ली से आ रहा था। तो उनके पास मैंने झारखंड सामान्य ज्ञान की एक पतली सी पुस्तक देखी, तो मैं उनसे ले लिया और 3-4 घंटे पढ़ते चला गया। आपको विश्वास नहीं होगा, उसी 3-4 घंटे में 10-12 सवाल हमारा सही हो गया। शायद वो किताब नहीं पढ़ता तो शायद वो नहीं सही होता। बिहार में तो बीपीएससी का, चूँकि बिहार के हम हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की परीक्षा देते हैं, तो बिहार के बारे में जानकारी है, तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जब भी कभी दूसरे स्टेट में हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ का जीके जीएस जरूर पढ़ लेना चाहिए, और इसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। मतलब मुश्किल से जो है ना 4-5-7-8 दिनों में इसकी तैयारी हो जाती है। तो बिहार विशेष का तैयारी आप निश्चित तौर पर अधिक करिए, ठीक है। और बिहार विशेष में जो सवाल पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी बताया, सबसे अधिक जो सवाल पूछा जाता है जिसको कि हम 1 नंबर पर रखेंगे, सबसे जो हॉट टॉपिक है, तो वो है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी सवाल, और यहाँ भी वही सिस्टम है। मध्यकालीन बिहार से कम सवाल पूछे जाते हैं। सबसे अधिक सवाल आधुनिक बिहार में जो खास करके आंदोलन वगैरह का काल था, और बिहार में जो आंदोलन हो रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन से लेके चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत व्यापक प्रभाव था। ये कहा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बिहार में था। तो इन सब सेगमेंट से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। और अगर सवालों की बात करें तो आप चौंक जाएंगे कि आज तक पिछले 10 बीपीएससी में सर्वाधिक सवाल अगर देखा जाए तो 75 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं बिहार के इतिहास को। तो इसीलिए सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेड कॉर्नर है। इसको हम रेड से घेर देते हैं, रेड कॉर्नर है। बिहार का इतिहास जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप इसको 10 से डिवीज़न करें तो कम से कम यानी यहाँ से 7.5 प्रश्न प्रत्येक बीपीएससी में पूछा गया है। यानी ये औसत रहा पूछने का, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और मुझे मौका मिला तो मैं आपको पढ़ाऊँगा भी बिहार विषय पर, और नहीं तो फिर आप यूट्यूब पर काफ़ी सारे बिहार के संबंध में हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जो भी पढ़ाए होंगे अच्छा ही पढ़ाए होंगे, लेकिन मेरा भी इसमें रहेगा, ठीक है। फिर बिहार का भूगोल दूसरे नंबर पर आता है। बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल, तो बिहार के भूगोल से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? बिहार का भूगोल, यहाँ से पिछले 10 बीपीएससी में 56 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और उसी प्रकार अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर बिहार का जो करंट अफेयर्स है, बिहार समसामयिकी, बिहार समसामयिकी से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो इसको तो करंट अफेयर्स का तो तैयारी होता ही रहता है, ठीक है, हमेशा करते रहते हैं। लेकिन अंतिम समय में बिहार से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी कर लें, और बेहतर होगा कि इसकी तैयारी के लिए पिछले 5-6 महीना का जो पेपर है वो अगर कहीं से मिले तो उसको देखिए, या उस पेपर के आधार पर जो संग्रह तैयार किया गया है, किसी पब्लिकेशन वालों ने तैयार किया है, तो उसको ज़रूर देखिए। तो यहाँ से 52 सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 बीपीएससी में। तो इस तरह से देखिए कितना बड़ा सेगमेंट है। तो बिहार विशेष का सबसे बहुत ये वीवीआई है, और वीवीआई ही नहीं बल्कि इनका हर सेगमेंट जो है वो वीवीआई है। अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं समसामयिकी की। तो समसामयिकी में मैंने पहले से इसको लिख के रख लिया है
तो समसामयिकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने देखा है कि इसका जो प्रश्न का रेंज है वो प्रत्येक बीपीएससी में 25 से लेकर 35 सवाल तक पूछे गए हैं, यहाँ तक कि 37 सवाल तक पूछे गए हैं। तो 25 से 35 का रेंज रखते हैं, यानी आप औसतन मान सकते हैं कि 30 सवाल प्रत्येक बीपीएससी में करंट अफेयर्स से पूछा गया है। इसलिए इसकी तैयारी तो हमेशा होनी चाहिए। अगर आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं तो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी नित्य दिन होनी चाहिए। जब से आप सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करना शुरू किए हैं तब से करंट अफेयर्स की तैयारी होनी चाहिए। और रोज़ाना आपको पेपर पढ़ना चाहिए, मैगजीन पढ़ना चाहिए, समाचारों को देखना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसको याद रखने के लिए आपको एक अपना नोट्स बना के रखना चाहिए, है ना। तो ये सब काम करना चाहिए। तो अगर समसामयिकी करंट अफेयर्स की बात करें तो सर्वाधिक सवाल यहाँ जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का घटनाक्रम है। अगर प्रतियोगिता दर्पण में देखेंगे तो सबसे पहले यही रहता है, तो इसको जरूर देख लिया जाए। अगर पिछले 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण देख लिया जाए तो ये जो पिछले 10 बीपीएससी में 70 सवाल पूछे गए हैं, यानी प्रत्येक जो है बीपीएससी में 7 के दर से इसी चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। तो इसको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये अगर आपने करंट की तैयारी अब तक नहीं किया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो प्रतियोगिता दर्पण के पिछले 12-14 महीने के जो इशूज हैं उसको देख लिया जाना चाहिए, या फिर प्रतियोगिता दर्पण का जो ईयर बुक आता है उसको ले लेना चाहिए। वहाँ से आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। हालांकि प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन ठीक रहेगा, सबसे अच्छा वो रहेगा, उसमें काफ़ी विस्तार से रहता है, तो इसको देखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो योजनाएं एवं कार्यक्रम, यहाँ से 38 सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 बीपीएससी में। फिर खेल कूद को ले लीजिए तो यहाँ से 30 सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 बीपीएससी में। उसी प्रकार महत्वपूर्ण सम्मेलन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं वहाँ से 27 सवाल पूछे गए हैं। फिर जो है प्रमुख नियुक्तियाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, वहाँ से 26 सवाल पूछा गया है। और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और सम्मान, वहाँ से 21 सवाल पूछा गया है पिछले 10 बीपीएससी में। ठीक है। तो ये टॉप 3 था, ये टॉप 3 चैप्टर्स है, तो ये टॉप 3 जरूर पढ़ना चाहिए। हालांकि करंट तो पूरा महत्वपूर्ण है, तो सारा का सारा करंट पढ़िए और हर क्षेत्र में निगाह बना के रखिए। और करंट की तैयारी आप कर ही रहे होंगे, कोई एक दिन में होने वाली है नहीं, तो अभी थोड़ा सा इसको काफ़ी कॉन्शसनेस के साथ किया जाना चाहिए। और करंट अफेयर्स का सारा जो पिछले साल भर का घटनाक्रम है उसको ज़रूर दृष्टिपात करना चाहिए, उसको अपने ध्यान में ज़रूर लाना चाहिए, उसके लिए नोट्स बनाना चाहिए। अभी पिछले कई दिनों से आप तैयारी में लगे हुए होंगे, लेकिन आगे का जो 40 दिन है वो काफ़ी क्रूशियल है। आप तैयार रहिए और ये जो टॉपिक की हमने बात किया है इसके अनुसार से इसको प्राथमिकता देते हुए अगर आप तैयारी करेंगे निश्चित तौर पर बात बन जाएगा। अब इसमें से ये 7 चैप्टर था, 7 सब्जेक्ट का जो है चैप्टर था, तो 7 या 21 और इतिहास में 2 चैप्टर अधिक और जनरल साइंस में 2 चैप्टर अधिक, यानी कुल मिला के हो जाता है 25 चैप्टर। तो 25 महत्वपूर्ण चैप्टर की बात किया और कुछ सब्सिडरी चैप्टर की भी बात किया। तो इस तरह से अगर हम चलें तो कुल मिला के हमें पढ़ना कितना है, तो इतिहास में आप 10 चैप्टर पढ़ लीजिए। जो हमने 10 चैप्टर की बात किया उस 10 चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है। अगर मौका मिले तो उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, परंतु हमेशा ये याद रखिए कि पिछला जो हमारा क्लास वीडियो था अफसरनामा 2, उसमें हमने सेलेक्टिव अप्रोच की बात किया था। और उसी सेलेक्टिव अप्रोच को असली जामा पहुंचाने के लिए आज हमें ये उसी सीरीज का दूसरा वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और उतना लोग 2 घंटे तक किसी वीडियो को देखना संभव नहीं है। इसीलिए उस वीडियो को हमने ब्रेक कर दिया और अफसरनामा सीरीज का दूसरा वीडियो को 2 भाग में हमने बांट दिया। पहला अफसरनामा दूसरा, और दूसरा जो था वो अफसरनामा 2A। तो ये अफसरनामा सीरीज दूसरा का ही दूसरा भाग है। तो इसमें आप देखिए कि जो सेलेक्टिव अप्रोच जो आपको मैंने बताया था कि कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सिलेबस का अगर 60% पढ़ लेता है बढ़िया से और इसका रिवीजन कर लेता है, इसका स्टडी कर लेता है, इसका रिवीजन कर लेता है, इसका नोट्स बना लेता है, तो निश्चित तौर पर उसको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी हो या यूपीएससी की तैयारी हो। ठीक है। तो उसी प्रकार अगर भूगोल से बात करें तो भूगोल से जो टॉप 5 चैप्टर है उसको पढ़ लिया जाए, राज्य व्यवस्था से टॉप 5 चैप्टर पढ़ लिया जाए, अर्थव्यवस्था से भी टॉप 5 चैप्टर, थोड़ा मैंने 1-2 चैप्टर करके बढ़ा दिया
ठीक है। हालांकि हमने टॉप 3 की बात किया था, परंतु 1-2 चैप्टर करके बढ़ा दिया, ठीक है। सामान्य विज्ञान से 10 चैप्टर पढ़ लिया जाए, बिहार विशेष से 5 चैप्टर पढ़ लिया जाए, और करंट अफेयर्स के लिए मैं बात नहीं करूंगा, एक करंट अफेयर्स में चैप्टर्स की बहुत भरमार है, लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ भी हम 10 चैप्टर की बात करेंगे कि 10 चैप्टर यानी 10 जो सेगमेंट है उसका देख लिया जाए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कितना होता है, यानी 50 होता है, ठीक है। 50 और आपके पास दिन बचे हैं 40 दिन में 50 चैप्टर, बहुत नाइंसाफ़ी है, लेकिन क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा। 40 दिन में 50 टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। यही तो मैनेजमेंट है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। कम से कम लागत से आप अधिक से अधिक यूजफुल सामानों को बना सकते हैं, कम से कम सामान में अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं, यही तो मैनेजमेंट है। तो अगर आप स्ट्रेटजी बना लिए और मैनेजमेंट के साथ पढ़ रहे हैं, रूटीन के साथ पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है ना। चूँकि आप ये 40 को ब्रेक कर दीजिए कितना, 2 भाग में, यानी 2 भाग में आधा आधा करके हम बात करें तो हमने जैसा कि कहा था कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको क्या रणनीति बनाना है पढ़ने का। तो पढ़ने का रणनीति आपको बनाना है, आप देख लीजिए 10 + 8 + 6, ये सबसे न्यूनतम है, इतना तो कम से कम करना चाहिए। यानी 10 घंटा क्या करना है, पढ़ना है, 8 घंटा सोना है और 6 घंटा अन्य कार्य करना है। तो 10 घंटा जो समय है और 40 दिन आपके पास है, तो इसको 5-5 भाग में कर दीजिए, और 5 घंटा में एक टॉपिक तो आसानी से पढ़ा ही जा सकता है। अब पढ़ने का भी समय नहीं है, रिवीजन करना है, ठीक है। पढ़ने का समय खत्म हो गया, बहुत कम नया टॉपिक को ही पढ़ना है अब, ठीक है। कुछ दिन के बाद तो वो भी नहीं पढ़ना है, जब 1 महीना बच जाएगा एग्जाम में तो नया टॉपिक को नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। तो कुल मिला के आपके पास कितने हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं। 30-80 में से आप 30 जो है 30 दिन आप लगा लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए लगा लेते हैं। तो बाकी जो 50 है, तो ये 50 5 घंटे में, 50 5 घंटे में, है ना, इसको भी एक दिन ही मान लेते हैं। बहुत सारे लोग जो 5 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं, तो इसी को हमने 10 घंटा बना के 2 बार में कन्वर्ट कर दिया, 2 भाग में तोड़ दिया। तो ये 50 जो 5 घंटा है, तो इसमें हम 50 टॉपिक को तो पढ़ ही सकते हैं, उसका रिवीजन तो कर ही सकते हैं। तो ये असंभव नहीं है, ठीक है। असंभव कुछ भी नहीं है, आप जो चाहेंगे वही होगा, बशर्ते कि आपके अंदर उन गुणों का होना चाहिए, उन गुणों का विकास कर लेना चाहिए कि आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर वो जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, निश्चित तौर पर आप ऑफिसर बनेंगे। तो चलिए आप तैयारी कीजिए, आपकी सफलता के सफ़र में हम सफ़र बन के हमेशा साथ रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जल्द ही अफसरनामा सीरीज का 4था भाग यानी अफसरनामा 4 लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप जीवन में सफलता की बुलंदियों को छुएं, ऊंचाइयों पर पहुँचें, सिर्फ ऑफिसर ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।